आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि अखुवत फाउंडेशन ने डैम फंड्स के लिए आज 10 लाख का चेक दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि डैम्स ना बने तो पानी की किल्लत पाकिस्तान में शदीद हो जाएगी और पानी बहरान से निमटने का वाहिद हल डैम्स की तामीर है। मजीद कहा कि कालाबाग डैम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और ये भी कहा कि कौम मुत्तफिक हो गई तो कालाबाग डैम भी बनाएंगे। वो क्या कह रहे थे आप जरा सुन लीजिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार आज एक तकरीब से लाहौर में खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उखुवत फाउंडेशन ने जो डैम फंड्स के लिए 10 लाख रुपए का चेक दिया है उस पर वो शुक्रगुजार हैं, जबकि मजीद ये भी कहा कि अगर डैम्स ना बनाए गए पाकिस्तान में तो पानी की जो किल्लत इस वक्त है मुल्क में वो शदीद हो जाएगी और पानी बहरान से निमटने का जो वाहिद हल है वो डैम्स की तामीर ही है। बिल्कुल, और जो मुहिम का आगाज़ किया गया है कि डैम फंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करवाए जाएं, तो इस पर सभी लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे वो ज़ाती हैसियत में हो या फिर वो इदारे हों। तो चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने भी कहा कि अखुवत फाउंडेशन ने आज जो डैम फंड्स के लिए जमा करवाया है वो 10 लाख का चेक दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि डैम्स नहीं बने तो पानी की किल्लत शदीद हो जाएगी। और इससे पहले भी उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं आज कि अगर डैम्स फंड को मज़ीद तनकीद का निशाना बनाया तो आर्टिकल 6 का इतलाक भी हो सकता है और कोई भी इस बारे में बात ना करे, क्योंकि अगर डैम्स को नज़रअंदाज किया गया तो फिर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर आबी उमूर अरशद चबासी साहब मौजूद हैं। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आज चीफ जस्टिस साहब जो बात फरमा रहे थे, डैम्स की तामीर तो पाकिस्तान में ज़रूरी है कि हो पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि कालाबाग डैम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि लेकिन उस पर पॉलिटिकल मसाइल भी हैं, तो क्या समझते हैं आप, कालाबाग डैम को वाकई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता या फिर बाकी डैम बना लिए जाएं तो इसकी ज़रूरत नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कालाबाग डैम बनना इसलिए जरूरी है कि अगर हमने वाटर इसका पानी इसका इस्तेमाल ना किया तो अफगानिस्तान में काबल रिवर के ऊपर ऑलरेडी फिजिबिलिटी तैयार हैं जिसमें 8 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर होगा और कम से कम 8000 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस होगी। और अगर हमने ये अपना कालाबाग डैम ना बनाया तो फिर वही हाल होगा जो नीलम झीलम या किशनगंगा केस में हुआ है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने ये कहा था कि बताइए पहले किसने शुरू किया था। ये बात एक बड़ी विजिबल है, यानी क्लियर है, पूरी दुनिया को पता है कि अफगानिस्तान में जो हेल्प कर रहा है डैम बनाने में काबल रिवर के ऊपर वो इंडिया है। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये कि कालाबाग डैम के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्शन हैं टेक्निकल आज तक मेरी नजर से नहीं गुजरा। अगर कोई टेक्निकल है तो यकीन करें एज ए ऑर्डिनरी पाकिस्तानी मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। बाकी तो सारे पॉलिटिकल हैं या IPP के हैं या इस तरह के हैं। ये बनना इसलिए जरूरी है कि ये सबसे वायबल साइट है, इसलिए कि इसके साथ एडिशनल 8 मिलियन एकड़ फीट पानी का एक और स्टोरेज भी मिलेगी। ये यानी जिसे कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान पूरे सब कंटिनेंट में सबसे जो बेहतरीन साइट जो कुदरत ने बनाई है, नैरो गोर्ज है, वो ये कालाबाग डैम है। दूसरी बात ये आ जाती है कि सिंध में हमें पानी चाहिए कि सी वाटर इंक्लूजन हो रही है। देखिए, सी वाटर अगर आप अंदर आ रहा है तो उसके लिए डाइक पूरी दुनिया में लगाए जाते हैं। ये इसका हल है, जवाब है इसका। और ये चीफ जस्टिस ने कहा है कालाबाग डैम का ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। ये ऐसे ही है जैसे इंडिया में बेशुमार ऑब्जेक्शन आए थे कि रिवर लिंकिंग नहीं करनी, जमुना को गंगा के साथ नहीं करना, गंजीज को ब्रह्मपुत्र के साथ नहीं करना। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट इशू की, उसने कहा कि इसके पर कोई बात नहीं सुनी जाएगी और ये नेशनल मिशन है, ये नेशनल एजेंडा है, इसके पर काम होगा। मेरा तो ख्याल है इस तरह की वर्डिंग आनी चाहिए। साहब, अब बिल्कुल कालाबाग डैम के लिए क्योंकि सियासत की नजर हुआ, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको भी बनाना है या फिर इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट ही होगी तो ये डैम बनेगा। देखिए, जो 91 का अकॉर्ड हुआ था पानी का जिसमें सब सूबों ने सिग्नेचर किए थे, वो बिल्कुल परफेक्ट था, किसी को इतराज नहीं था। हाँ, अलबत्ता उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक मैकेनिज्म बनाना था जो कि 2004 में एक रियल टाइम टेलीमेट्री सिस्टम की फॉर्म में आ गया था, लेकिन वो टेलीमेट्री इफ्रा के एक बंदे ने नहीं चलने दी। आज भी अगर वो टेलीमेट्री सिस्टम लगा दें जो कि रियल टाइम देता है कि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन 4 सूबों में कैसी होगी, तो इससे सूबों का जो इतबार का जो फुकदान है वो हल हो सकता है। इससे अगर शुरुआत की जाए तो मेरा कोई ख्याल नहीं है कि इसके ऊपर अब्बासी साहब, आप जो पहले बात कर रहे थे कि टेक्निकल तो शायद इशू नहीं है, पॉलिटिकल है, यकीनी तौर पे पॉलिटिकल है, लेकिन उन पॉलिटिकल इश्यूज को भी टेक्निकल बना के इस तरह से पेश किया जाता है। KP से आवाज आती है कि अगर डैम बन गया तो नौशहरा डूब जाएगा और सिंध से आवाज आती है कि अगर डैम बन गया तो सिंध बंजर हो जाएगा।
ये कितने स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं बाय द वे टेक्निकली? देखिए, ये तो इशू ऐसा कि मेरे ख्याल में आपके अपने टेलीविजन में कई एडवर्टीजमेंट चलती हैं जिससे एक प्लाजे का 3D बनता है और वो दिखाते हैं कि ये प्लाजा ऐसे ही बनेगा, ये हाउसिंग सोसाइटी ऐसी बनेगी। सही है। वाया 3D आप ओवरकम कर सकते हैं। ये कौन सा ऑब्जेक्शन है कि जी वो दुशहरा तक जाएगा? ये तो बेसलेस है, ये तो कैपिटलाइज करने के लिए एक नहीं 3D से तो बासी साहब, लेकिन मतलब क्या नौशहरा वाकई डूब जाएगा? उससे मैं आप पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ, आपने स्टडीज पढ़ी होंगी कालाबाग डैम पर। टेक्निकल इशू है, इसको आज लेके आए, आप इसको सॉल्व करने को तैयार हैं कि जी नौशहरा डूब जाएगा। ये तो वो सियासी शोशा था जो छोड़ा गया, जिसे एक आम आदमी को मुतासर करने के लिए कि जी डैम के तो आप यही कह रहे हैं कि नहीं डूबेगा? ये बातें इस तरह की हैं कि जो कि हमारे वापडा या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर को जितने भी ऑब्जेक्शन है इस तरह के, उसका जवाब देना चाहिए साइंटिफिक नॉलेज के साथ। लेकिन चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में या वापडा में ये कैपेसिटी नहीं है, वो जवाब नहीं दे सके, इसलिए ये सारा तरह जिस बंदे ने अपने सिर पे ये लोड लिया वो चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस ने ये एक इनिशिएटिव लिया पानी का। ये खाली पानी का नहीं है, ये साथ ज़राअत का भी है, ये साथ एनर्जी का भी है और ये साथ फ्लड के रोकने का बेहतरीन तरीका भी है। ये 5-6 इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। वो सच्ची बात है, जब कालाबाग डैम या ये डैम बनेंगे, आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। इस अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को खत्म करने के लिए तो अरशद साहब, अभी अगर ये कालाबाग डैम बनता है तो इस वक्त जो पानी की किल्लत है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती है इस डैम के बनने से, और फिर ये दियामिल डैम का भी फंड हम देख रहे हैं कि जमा हो रहा है, तो पानी का जो किल्लत है आने वाले 10 सालों के अंदर वो पाकिस्तान को फेस तो नहीं करनी पड़ेगी? जो स्टोरेज है वो जिसे कहते हैं जो कम से कम चाहिए, अगर 2-3 कैद साली भी अगर इस तरह आ जाए तो हमारे पास कम से कम 60 या 90 दिन का जखीरा मिल जाएगा। और हम ये जो क्लाइमेट चेंज की जो वेनेबिलिटी आ रही है कि कभी बारिशें बहुत होती हैं कभी नहीं होती, तो हम इसके लिए हम इससे निपट सकेंगे। तो इसलिए कोई ऐसी बात, देखिए मैं आज आपको एक और बात करता हूँ। जिस तरह रेंटल पावर का इशूज एशियन डेवलपमेंट बैंक को दिया गया था इवैल्यूएशन करने के लिए, इसी तरह कालाबाग डैम का इशू हम दुनिया के टॉप के इंस्टीट्यूशन को, वर्ल्ड बैंक है, ADB को दे सकते हैं कि बताएं इसके कोई नेगेटिव कोई इम्पैक्ट आ सकते हैं, बजाय इसके कि आप सियासतदानों को शाम को टॉक शो में बुलाएं और वहां पे फैसला करें कि जी ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। मेरी खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब ये टेक्निकल इश्यूज पे आते हैं तो किसी पॉलिटिकल इशू बंदे को बुलाते हैं, उनका अपना एक एजेंडा होता है, उन्होंने वोट लेने होते हैं, उनकी पूरी पॉलिटिक्स उनकी देख रहे हैं, उनका बिजनेस है। ये एक इंडस्ट्री बन चुकी हुई है, ये खाली पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं एब्सोल्युटली वो बात तो ठीक है, लेकिन आपसे वही टेक्निकल रीजंस पूछ रहे हैं ना। अच्छा अब्बासी साहब, अभी आप जो कह रहे थे कि काबुल रिवर की जो बात हो रही थी कि यहाँ पर फिर अगेन वही वाला मामला कि पानी पहले इस्तेमाल कौन करता है, अगर हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भी चले जाते हैं तो कालाबाग डैम तो एक नेचुरल डैम साइट है, लेकिन पाकिस्तान में इस साइट के अलावा कोई और नेचुरल साइट है जहाँ पर रिजर्वायर बनाया जा सके काबुल रिवर पर? ये है कि कालाबाग डैम के ऊपर जो पहली साइट थी वो तो वासिक डैम जो 1960 में बनाया गया, वो पूरा सिल्ट अप हो चुका है। हमने काबुल रिवर के ऊपर अपने वाटर राइट्स स्टेब्लिश, ये वाटर राइट्स दो ये टर्म है जिसके ऊपर फैसले होते हैं दुनिया में कि जी बताएं आपका राइट्स आपने स्टेब्लिश किए या नहीं है, आपने इसको इस्तेमाल किया या नहीं किया। ये ऐसी है जैसी ब्रह्मपुत्र रिवर और इंडिया और चाइना का जो इशू चल रहा है, उन्होंने अपने वाटर राइट्स स्टेब्लिश किए। जिस तरह अर्जेंटीना यूरुग्वे में यूरुग्वे रिवर के ऊपर था कि जी पहले राइट्स किसके हैं, जैसे दरियाए नाम सुना होगा नाइल रिवर का, जिसमें 9 कंट्रीज हैं। तो जब डैम बन गए थे तो उसके बाद ऊपर डैम बनाने वालों को सोचना पड़ता था, क्योंकि नीचे पानी का इस्तेमाल है। जब पानी का इस्तेमाल नीचे आप इफेक्टिवली करेंगे तो फिर इंटरनेशनली जितनी भी जजमेंट होती है इस बेस पे होती है कि पहले वाटर का इस्तेमाल किसने किया। हम तो पानी का इस्तेमाल कर ही नहीं सके 2010 से लेके यकीनी तौर पे जब तक हुकूमत और सियासत इन्वॉल्व नहीं होगी तो मुश्किल है बहुत इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ रहनुमा काफरीक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब मियाँ इमरान मसूद साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान मसूद साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे ज़्यादा तो यही बात की जाती है कि कालाबाग डैम अब तक नहीं मुकम्मल हो सका क्योंकि सियासत की नज़र हो गया। क्या वजह है इसकी कि इतना एक कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया एक डैम की तामीर? देखिए, जहाँ तक कालाबाग डैम की बात है तो सिंध ने और KPK ने हमेशा कालाबाग के कार्ड को इस्तेमाल किया सियासी तौर पर, और दोनों सूबों ने तमाम वहाँ पे जो सियासी जमातें थी सब ने इसकी मुखालफत की। अब देखिए, इस कालाबाग डैम जो कि एक हमारी इशारत थी और एक हमारा सर्वाइवल का बहुत बड़ा एक ऐसा डैम था,
और किसी हद तक जो थी PMLN भी इसको सपोर्ट करती थी, लेकिन मैं हैरान हूँ पिछले 10 साल से PMLN नून लीग ने भी यू टर्न लिया और पीपल्स पार्टी की वो बोली बोलने लगे और उन्होंने कालाबाग डैम की मुखालफत कर दी। पूरे पाकिस्तान में वाहिद जमात हमारी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कि हमेशा से कालाबाग डैम की सपोर्ट में है। और आज भी हमारी यही दरख्वास्त है सब लोगों से कि काश कालाबाग डैम पे यूनानिमस वोट हो जाए। तो ये एक ऐसा सस्ता डैम है, सस्ती बिजली आपको सर वैसे मिलेगी, इमरान सस्ती साहब इलेक्ट्रिसिटी। इंतहाई माजरत के साथ आपकी पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो तब आपकी पार्टी ने क्या किया था जी कालाबाग डैम बिल्कुल, पे? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि बिल्कुल हमारी जमात में हमने कहा था जब मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, चीफ मिनिस्टर वाज चौधरी परवेज भाई, वी वर द ओनली वंस हु सेड कि जी कालाबाग है। सिंध से जो अरबाब रहीम साहब थे चीफ मिनिस्टर, उसने कहा था कि अगर कालाबाग डैम बना तो मैं खुदकुशी कर दूंगा ओवर माई डेड बॉडी। तो देखें सियासी जमातों में या हुकूमत जब होती है तो सूबे आपस में लड़ते रहते हैं। फाइनेंस कमीशन पे लोग लड़ते हैं, वाटर अथॉरिटी पे लोग लड़ते हैं, सूबे अपने अपने हक मांगते हैं। तो उस वक्त भी वहाँ पे हमारी जमात ने 2002 से लेके 8 तक हमने अपना एक मौकफ इख्तियार किया था कि कालाबाग डैम जो है वो हमारी जमात की जरूरत नहीं है, मुस्लिम लीग की, पाकिस्तान की जरूरत है। आप इसका नाम चेंज रख दें, इसका चिट्टा डैम रख दें, इसका कोई और नाम रख दें। नहीं, सवाल यहाँ पर ये भी इमरान मसूद साहब कि मसला क्या है कि जब भी डैम की तामीर की बात होती है पाकिस्तान में, पानी एक बहुत बड़ा मसला है जिसे ओवरकम करना है। सभी इस बारे में बात तो करते हैं लेकिन कोई करना नहीं चाहता। सियासी जमातें तो अभी दयामिर और भाषा डैम पर भी आवाज उठा रही हैं कि जनाब चंदों से डैम नहीं बनते। तो क्यों डैम की तामीर को हमेशा कंट्रोवर्शियल कर दिया जाता है पाकिस्तान में? देखिए बात यह है कि इसके पीछे कई मुहर्रिकात हैं। कालाबाग डैम को तो इंटरनेशनली भी जो है लोगों ने एनजीओ को फंड किया और इंडिया ने खास तौर पर इसकी बड़ी मुखालफत की। इंडिया थॉट की अगर बन गया तो पाकिस्तान तो बड़ा फैसिलिटेट हो जाएगा अपने एनर्जी के सेक्टर में। तो ये सियासतदानों को, लीडरान को समझना चाहिए। आज देखिए ना, चीफ जस्टिस साहब ने एक डैम फंड का अनाउंस किया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी अनाउंस किया। तो ये काश ये अनाउंसमेंट्स पहले हो जाते। आज से 10-20 साल पहले सियासी जमातें इस अनाउंसमेंट करती, कंसेंसस हो जाता उनका आपस में इस कालाबाग डैम पे। लेकिन सारे लोग जब अपनी सियासत चमकाते रहे, एब्सोल्युटली हो तो ये पहले जाना चाहिए था। अच्छा सर साथ रहिएगा कि हम लोग जो है वो पानी को अब तरस गए हैं। आने वाले सालों में पाकिस्तान बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एक पॉलिटिकल इशू बन गया लेकिन इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व भी होना चाहिए था। अब तक उस तरह से हुआ नहीं। अब्बासी साहब, वो जो मैं आपसे पहले पूछ रहा था, मुझे अभी तक उसका जवाब नहीं मिल पाया, जरा थोड़ी इस पर रहनुमाई कीजिएगा। अच्छा, अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। मियां साहब, बात ये हो रही थी कि कालाबाग का आपने तो कहा कि नाम चेंज कर दें, तो नाम चेंज करना उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन तो नहीं है। असल मामला तो ये है कि जो काबुल रिवर से पानी हम समंदर में फेंक रहे हैं, उस पर अगर अफगानिस्तान ने पहले डैम बना लिया तो हक उनका हो जाएगा, वहां पर हमने उसको इस्तेमाल करना है। साइट चेंज नहीं हम कर सकते क्या? कालाबाग की जगह कहीं और बना लेते हैं। माना कि कालाबाग एक नेचुरल साइट है, लेकिन फिर भी थोड़े पैसे ज्यादा लग जाएंगे, कहीं और बना लेते हैं। देखिए, कालाबाग डैम को केपीके ये परेशान होता था फ्रंटियर की कि हमारी शायद लैंड चली जाएगी, और सिंध ये कहता था कि हमें तो कुछ मिलना नहीं है, सारा पानी जो है वो पंजाब को चला जाएगा। पंजाब की मुखालफत तो शुरू से रहती थी क्योंकि पंजाब को जो है वो पैसे भी ज्यादा मिलते थे, पॉपुलेशन बेस पे मिलता था, डिविजिबल पूल से भी उनको ना पानी भी जो है वो टेल एंड पे चला जाता था साउथ ऑफ पंजाब और सिंध में। तो ये पंजाब के खिलाफ एक बहुत नेगेटिव कार्ड खेला गया था हमेशा से, और साउथ वाले भी सेंट्रल पंजाब के खिलाफ है, सिंध भी है, केपीके भी है। लेकिन आप देखें वो सियासत आपकी अपनी जगह है कि इलेक्शन जो है वो सियासी जमातें जीतती रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ एएनपी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। लेकिन सिर्फ फेडरेशन का सवाल है ना, यहाँ पे हम अफोर्ड भी तो नहीं ना करते कि अब ठीक है सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा भाई भी है, तो उन पे आ जाता है तो फिर बंदा बर्दाश्त कर लेता है। उसमें पंजाब इमरान साहब साथ ही रहेगा, अर्शद साहब भी चूंकि मौजूद है, अकबर उनसे भी जरा इस पे बात कर लेते हैं कि अर्शद साहब जो बात ये भी हो रही थी कि ये जो सूबों का मसला है, सूबे अपने जो रिजर्वेशन है वो शो करते हैं, लेकिन पानी का मसला किसी एक सूबे का नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है और ये डैम्स बनना इंतहाई जरूरी है। तो सूबों को एतमाद में लेना ये भी तो एक टास्क है, किसको दिया जा सकता है, रिजर्वेशन दूर कर सकता है? अर्शद साहब हेलो, आपने दोनों साहिबान को जो लिया है तो ये एक जो टेक्निकल एक डिस्कशन थी फिर पॉलिटिकल हो गई है बात। उसमें बड़ी सिंपल, दोनों एस्पेक्ट से बात करना चाह रहे हैं ना, इसी वजह से जितने सूबों के इतराजात हैं उन इतराजात उनको नंबरिंग करके कि 1 2 3 4 5 6 7 उस पर पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बैठे और उसका जवाब दें। और जवाब उसका किस तरह देंगे? आप देंगे कि ये इसके डिजाइन के फीचर हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं। हाँ, अलबत्ता मैं एक बात जरूर कहूँगा, वो ये जरूर कहूँगा
कि एक आज से कोई 5-6 साल पहले जब ये 2010 का फ्लड आया था तो मेरा सिंध में इन चीजें जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये फीडबैक दी कि देखें, होना ये चाहिए कि अगर आप इस कालाबाड़ डैम के रिजर्वायर को और पावर हाउस को अगर हवाले कर दें सिंध इरिगेशन के, ताकि इसको खुद ऑपरेट कर सकें। हमारे यहाँ जो ऑपरेशंस के जो इश्यूज है वो इसका के ऊपर इत्मीनान किसी का नहीं है, और वो बात उनकी सही है। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, और फिर ये बात भी सच है कि अभी तक पंजाब जो है वो सिंध का पानी वाकई चोरी करता है, क्योंकि कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, टेलीमेट्री नहीं है। इसी तरह सिंध जो है बलूचिस्तान का करता है, ये बात भी हकीकत है। लेकिन इनके लिए मिसाल ये है कि किस तरह सतलुज के ऊपर पांग रिवर है, आप भी रियल टाइम अभी टेलीमेट्री आप दिखा सकते हैं कि किस तरह टेल इन तक पानी जाता है। अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने सारे मसले हल कर दिए हैं। देखिए, आपका टेलीविजन हर चीज को रियल टाइम दिखाता है, ये रियल टाइम दिखाने से ये दुनिया में मसले सारे हल हो चुके हैं। अगर हल नहीं हुए तो यहाँ नहीं हुए। यहाँ क्यों नहीं हुए? कि जैसे ये वाली बात किसी साहब ने की कि इसका डैम कालाबाड़ नहीं को रखते, भाई ये जवाब नहीं है। आप ये देखें कौन कौन से इश्यूज है। नंबर 1 ये है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन वो मैकेनिज्म आपके पास है, नंबर 1। नंबर 2 ये बताइए जो जो समुद्र का पानी अंदर आता है मैंग्रोव के लिए, उसका हल आपके पास है। एक, क्या नौशहरा का पानी वाकई डूबेगा या नहीं डूबेगा? ये 5 बड़े बड़े इंलिस्ट करें और दुनिया के इंस्टीट्यूशन या बड़े बड़े। अच्छा सर, तंजीम नकवी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया तंजीम नकवी साहब वक्त देने के लिए। हम ओवरऑल पाकिस्तान में जो पानी की किल्लत का मसला है उस पर बात कर रहे थे। उस पर चूंकि चीफ जस्टिस कालाबाग डैम के हवाले से भी बात की तो वो भी ज़ेर बहस आ गई। आप क्या समझते हैं सर, टेक्निकल इशूज क्या हैं कालाबाग डैम की तामीर से मुतालिक? पॉलिटिकल अभी हम असाइड रखते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ कि कोई टेक्निकल इशू नहीं है। 2 या 3 इशू थे जो फ्रंटियर वालों ने उठाए थे। एक उन्होंने इशू उठाया था कि अगर कालाबाग डैम बन गया तो उसके बाद जो है वो पेशावर का इलाका जो दूसरा इलाका नौशहरा का कहते थे, नौशहरा का डूब जाएगा, नौशहरा का इलाका वो डूब जाएगा। दूसरे वो कहते थे कि पानी निकाल के पंजाब नहर निकाल के पानी ले जाएगा। तीसरे ये तो पानी हमारा जाया हो जाए। ये तीनों चीजों का मैंने जवाब दिया था। कहाँ वली खान के घर जाके, जब मैं चेयरमैन, मैं मेंबर पावर वफदा था और चेयरमैन वो अपने चेयरमैन। क्या सर जवाब क्या दिया था? खान साहब मुतमईन हुए थे आपके जवाब से? हाँ, सुनो तो मैंने उन्होंने तीनों सवाल किए। मैंने कहा देखे, एक तो सबसे बड़ी बात आपका ख्याल है कि बेला डूब जो नौशहरा डूब जाएगा। 1937 में जो फ्लड आया उससे भी इन्होंने नीचे कर दिया है, तो वो कैसे डूब जाएगा? दूसरे मैंने कहा पंजाब तो नहर निकालेगा नहीं, वो तो टरबाइन में से पानी गुजरेगा और बिजली पैदा होगी और वही दरिया में चला जाएगा। तीसरे ये कि इसका और कोई सूरत हाल नहीं। तो वो वली खान मान गए और कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन बहरहाल अब तो अभी सियासत चमका रहे हैं। तो असल में कालाबाग डैम की कोई मुखालफत ये नहीं है टेक्निकली, बल्कि ये सियासी मुखालफत है। सही है, तो जो बातें की जाती हैं वो सियासी बुनियादों पर की जाती हैं और टेक्निकली, जैसे कि तंजीम नकवी साहब भी कह रहे हैं कि उसका जवाब भी उन्होंने दिया था जब वो बतौर वापडा चेयरमैन थे। बहुत शुक्रिया। तंजीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अरशद एच अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इमरान मसूद साहब आपने अपना वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको पब्लिक न्यूज रूम में खुशामदीद। यहाँ पर आपको एक आम खबर दें कि रावलपिंडी पुलिस की तरबियत में कमी रह गई है। चोर पुलिस के हाथों से फरार होने में कामयाब हुआ है और अहलकार ने फायरिंग से अपने ही साथी को जख्मी कर दिया। और एक अहलकार आप देख रहे हैं कि वीडियो बनाने में मसरूफ रहा, सारी चीज़ की वीडियो बनाता रहा। रावलपिंडी पुलिस की तरबियत में लगता है कुछ कमी रह गई है, क्योंकि चोर पुलिस के हत्थे ना चढ़ सका, उसके हाथों से फरार होने में कामयाब हो गया। अहलकार ने फायरिंग से साथी को भी जख्मी कर दिया। मामला क्या है देखिएगा। ये हमारा बाइक लेके हैं। ये पुलिस की कार्रवाई है जी। ये इन्होंने 2 डकैत पकड़ लिए हैं। ये इनसे 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। एक पिस्टल हुआ है। 1 पिस्टल बरामद हुआ है इनसे जी। ये मोबाइल फोन चोरी करते हैं। इनको
लग गया गया यार, इनको फायर लग गया भाई। फायरमैन मारता, फायर मारा उसने, मार रहा है वो, उसने मारा। तो वीडियो आपने देखी। मामला कुछ यूं है कि चोर पुलिस के हाथों फरार हो गए और पुलिस एहलकार वीडियो बनाने में मसरूफ रहे और ये बताते रहे कि एक पिस्टल बरामद हुई है। और आप देख रहे हैं कि चोर वो बाइक्स पर मौजूद थे, आगे उनके साथी भी थे और फरार हो गए। यहाँ पर ये वीडियो बनाते रह गए। मामला क्या है, नासिर हाशमी से इस बारे में बात करते हैं। नासिर हाशमी, मजीद बताई गई वीडियो भी अब यकीनन वायरल हो गई होगी। ये पुलिस की तरबियत, ये क्या था मामला के चोर पकड़ रहे हैं, उसके बाद वीडियो भी बना रहे हैं, वो फरार भी हो गए? जी बिल्कुल, इस हवाले से इस वीडियो के मंजर आम पे आने के बाद पुलिस की जो कारकर्दगी है उसका भी पोल खुल गया और तरबियत का भी। और दूसरी जानिब जो एक झूठ बोला गया था, क्योंकि रात को ये खबर पुलिस जराए ने ब्रेक की थी कि रात को हमने एक मोटरसाइकिल सवार पे जो डाकू थे उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। और जब नहीं रुके तो इन्होंने कोशिश की उनको रोकने की, तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिससे एक कांस्टेबल जो है एहलकार जख्मी हो गया। और ये बिल्कुल झूठी थी और इसको पुलिस मुकाबला डिक्लेयर किया गया पुलिस की जानिब से। लेकिन अब ये वीडियो मंजर आम पे आने के बाद, अच्छा नासिर, ये कंफर्म हो गया, ये वीडियो जो शख्स बना रहा है ये भी पुलिस एहलकार है? जी, ये भी पुलिस एहलकार हैं। और जो आप ये देखें कि इनकी तरबियत को कि वो बंदा इतना ट्रेंड होते हैं, ये लोग जो डाकू होते हैं, बड़ी इनकी ये बहुत ही इनसे आगे होते हैं इस हवाले से। और हमारी जो पुलिस है, कभी भी पता नहीं क्यों हम लोग इतना पीछे हैं और क्यों हम इतने नाअहल हो चुके हैं कि हम छोटे छोटे डाकुओं को भी नहीं पकड़ सकते। कि वो किस तरह, आप देखें फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह चलते चलते साथ चाबी को जो है मोटरसाइकिल पे वो स्टार्टिंग उस पर लेके जा रहा है। और ये सिर्फ एक बंदा जो है हीरो बनने के लिए फुटेज बना रहा है ताकि वो हीरो बन सके, और दूसरा जो साथ साथ कमेंट्री कर रहा है। और एक जो है वो साथ साथ ये नहीं कि उसको आगे जाके उसको घेरे या उसको पकड़े, उस इतनी चंद सेकंड में उस बंदे ने बाइक स्टार्ट की और डाकू ने, और फरार हो गया। और इनकी इतनी बड़ी हमाकत कि इन्होंने फायरिंग की और अपने ही एहलकार जख्मी कर डाला। और अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। तो ये बड़ा अफसोसनाक मामला सामने आया। और इससे एक तो पुलिस मुकाबला वो भी झूठ निकला और वीडियो ने इसका पोल खोल दिया। और दूसरी जानिब हमारी जो तरबियत है जो पुलिस की, वो भी सामने आ गई कि यार हम कितना मुज़ेख़ाखेज़ अमल किया हम लोगों ने, कि किस तरह हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं क्या तरबियत करते हैं, किस तरह एहलकारों के साथ। मुझे नहीं समझ आई इस सारी वीडियो को देख के कि क्या ये अपने आप को हीरो बना रहे हैं या उसको पकड़ें। बिल्कुल एट द वेरी सेम टाइम ये वाकया अफसोसनाक भी और मज़ाक़-खेज़ भी है। ये कुछ सूरत हाल समझ नहीं आई कि यहाँ पर हुआ क्या है, पुलिस कर क्या रही थी यहाँ पर। नासिर हाशमी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया नासिर आपका। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने कटास राज तालाब केस में आज सीमेंट फैक्ट्री के मालिक पर इजहार बरहमी किया और रिमार्क्स दिए कि सीमेंट बनाने वाली कंपनीज कटास राज मंदिर का सारा पानी निचोड़ गई हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कल जब मैंने वहाँ का दौरा किया था तो आपने रुकना भी मुनासिब नहीं समझा। फैक्ट्री मालिक को उनका ये कहना था। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल कटास राज का दौरा किया था, तो दौरा के दौरान उन्होंने कटास राज मंदिर और सीमेंट फैक्ट्री का भी दौरा किया था। मकामी अफराद से फैक्ट्री के बाइस जो पेश आने वाले मसाइल हैं वो भी सुने थे, गुफ्तगू शनीद की थी। और कटास राज के तारीखी मंदिर की हिंदू मजहब में भी तारीखी हैसियत है और इसके तालाब को रिवायत के मुताबिक शिव देवता के आंसुओं से बना हुआ माना जाता है। तो उस पर इजहार बरहमी किया है चीफ जस्टिस साहब ने कि इसका सारा पानी सीमेंट फैक्ट्रीज में छोड़ गई हैं। इदरीस शेख हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इदरीस बताइएगा, आज जो समाअत हुई चीफ जस्टिस साहब का मूड कैसा लग रहा था? काफी बरहम अब तक जो रिमार्क सामने आया उनके मुताबिक तो लग रहे हैं। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार कटास राज के तालाब के मामले पर जो है वो बहुत ज्यादा संजीदा दिखाई देते हैं। अगर हम कुछ गुज़िश्ता सवालों को सामने रखें, इस सिलसिले में अपने हुक्मनामे में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया था कि पानी किसी भी जो अराजी का है वो हमारे पास हमारी आने वाली जी इदरीस से दोबारा रब्ता करेंगे। तो जो इजहार बरहमी किया चीफ जस्टिस साहब ने, और ये भी कहा कि जब मैंने कल वहाँ का दौरा किया तो जो सीमेंट फैक्ट्री के मालिकान हैं उन्होंने रुकना भी गवारा नहीं किया, जबकि जो लोग मकामी अफराद वहाँ पर मौजूद थे उनसे गुफ्तगू की चीफ जस्टिस साहब ने, तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को बताया कि यकीनी तौर पर यहाँ से पानी निकाला जाता है और जो यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रीज लगाई गई हैं उससे इलाके में जो पोल्यूशन है उसका इजाफा हो गया है और दीगर मसाइल हैं, पानी की किल्लत का सामना है। उन सारे मसाइल से जो लोग थे वहाँ पर मकामी अफराद, उन्होंने चीफ जस्टिस
साहब को जब आगाह किया तो उस पर खासा इजहार बरहमी किया और दौरे के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे मिलकर जाते और मेरा रुकना भी गवारा नहीं किया गया और इसकी एक यकीनी तौर पर एक तारीखी हैसियत है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार साहब भी मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। चीफ जस्टिस साहब ने तो जो इस इशू जिस तरह से इसको उठाया और जिस तरह इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है यकीनन काबिल तारीफ है। आपकी हुकूमत इस पर क्या करेगी? अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ चुकी है। देखिए, मैं समझता हूं कि कटास राज का जो मैटर है, जिस को अहमियत दी गई है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, मैं उसका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और पहले दिन से मैं सुप्रीम कोर्ट की हर हेयरिंग में मैं मौजूद रहता हूं, क्योंकि ये मंदिर का मामला था। और असल में ये जो पौंड है, ये हमारे शिवा जो भगवान थे उसके आंखों की वजह, उसके आंखों से जो आंसू गिरे थे उसकी वजह से ये पौंड भरा जाता था। एक सेंटिमेंटल हमारी अटैचमेंट है उससे। मगर हुआ ये कि जैसे वहां पे एक तो एवेक्यू ट्रस्ट की जो लापरवाही थी उसने जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दूसरा ये कि सीमेंट फैक्ट्री ने जितना पानी लिया, कुछ सीमेंट फैक्ट्री ने पानी लिया, लोकल बंदे जो है वो ट्यूबवेल के थ्रू जो है वो पानी लेते गए। आबादी के हवाले से जो है वो भी एग्रीकल्चर में भी पानी यूज हुआ, तो पानी की लेवल बहुत नीचे चली गई कि वो पानी जो है वो नहीं आ सका। एक तो चीज अच्छी बात जो कल परसों वाली जो हेयरिंग में हुई है वो ये हुई है कि इतना अरसा जो भी पानी लेता था वो पानी सारे फ्री में लेते थे। मगर जब पानी की इतनी अहमियत है तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई ये जो पानी जो फ्री में लेके जाते हैं, ये तो पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितनी फैक्ट्रियां हैं, मिनरल वाटर की फैक्ट्रियां हैं, मरी ब्रेवरी की फैक्ट्रियां हैं, वाइन शॉप की फैक्ट्रियां हैं। जो लोग इस तरीके से पानी इस्तेमाल करते हैं उधर तो आपको एक उसका लगाना चाहिए, मीटर लगाना चाहिए, उसके ऊपर भी चार्जेस लेनी चाहिए, तो कम से कम उसकी अहमियत भी बढ़ेगी, इनकम भी होगी और ज़ियान भी नहीं होगा। तो ये मैं समझता हूँ ये हुकूमतों का काम था कि इसको अहमियत करना, मगर जिस इतनी उम्र में है और इसीलिए तो सर पूछा है कि अब आपकी हुकूमत है, आपकी पार्टी की, वो क्या करेगी अब इस पर? आपने मसला, आप हेयरिंग्स में तो मौजूद रहे, इमरान खान साहब को आपने अप्राइज किया। जो भी अच्छी चीजें हैं उनको अप्रिशिएट भी करेगी, उसमें कोर्ट का जुडिशरी का हाथ भी बढ़ाएगी। और उसको पहले अगर ब्यूरोक्रेसी की वजह से डिले होता था, अब वो ब्यूरोक्रेसी की वजह से डिले नहीं होगा, क्योंकि पानी की अहमियत प्राइम मिनिस्टर खुद दे रहा है। डैम के हवाले से वो कल यहाँ पे फंड रेजिंग और कायदे-ए-आज़म की वज़ार के ऊपर हाजिरी के लिए जब आ रहा है तो भी उन्होंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रखा है कि फंड रेजिंग के हवाले से मैं यहाँ पे खिताब करूँ। तो पानी की अहमियत वो भी उजागर कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये कटास राज के जो बहाने जो एक केस शुरू हुआ वो पाकिस्तान को अब आगे लेके जा रहा है कि पानी की अहमियत के हवाले से, कि पानी का एक छोटा सा मसला शुरू हुआ और आज वो पानी हमारे मुल्क की बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। जब इंडस्ट्रीज के ऊपर, उसकी यूटिलाइजेशन के ऊपर जब मीटर लगाया जाएगा, उसका चेक एंड बैलेंस होगा कि कौन कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है, तो ये तो बहुत खुशाइंदा बात है। और मैं चीफ जस्टिस साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जुडिशरी का काम नहीं था, काम असल में ये गवर्नमेंट का था कि हर चीज का रेट तयन करे। मगर उन्होंने सब लोग एक्सपेक्ट आपकी हुकूमत से भी कर रहे हैं ना कि अब आप लोग जो काम पिछली हुकूमतों में नहीं हुए वो आप करेंगे। देखिए, हुकूमत अभी आई है, अभी 20 दिन हुए हैं, मगर आप देखें कि जुडिशरी की पहले अगर ऐसी कोई बातें आती थी तो हुकूमत उस चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करती थी, हंसती थी। मगर अब हुकूमत उसके साथ में खड़ी हो जाती है और हुकूमत उनसे मिलके ऐसे जो इकदाम हैं उस चीजों को और आगे से बहुत तेजी से लेके जाएगी। अगर ये पानी वाला जो मामला आया है, आप देखेंगे कि इस्लामाबाद के चारों प्रोविंस के अंदर इसकी जो, क्योंकि मैं हेयरिंग में मौजूद था, आज लाहौर में हेयरिंग हुई है, अब नेक्स्ट वीक कराची में होगी, फिर पेशावर में होगी। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम शुरू हुआ है, तो इसको आप आगे देखेंगे और इसकी अच्छे नतायज, अच्छे रिजल्ट जो है वो आपके सामने आएंगे। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं अच्छे नतायज इसके आगे भी मुरतब होने चाहिए। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब, हमें अपना वक्त दे रही। अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ये बताइएगा कि अब इससे पहले भी चीफ जस्टिस साहब इसी केस की हेयरिंग के दौरान फैक्ट्री मालकान को ये कह चुके कि इस पॉन्ड को भरना अब आपकी जिम्मेदारी है,
अब कल उन्होंने वहां पर विजिट किया, उसके बाद फिर दोबारा ये मामला सामने आया। खैर इदरीस हमारे साथ अब इस वक्त मौजूद नहीं है। आज ये मामला जो सामने आया कि चीफ जस्टिस साहब ने फिर सरजनिश की फैक्ट्री मालिकान की, और कल जब वो वहां पर मौजूद थे उन्होंने एक सीमेंट फैक्ट्री का भी दौरा किया और उसी सीमेंट फैक्ट्री के मालिक पर आज वो बरहम हुए और कहा कि आपने वहां पर रुकना मुनासिब नहीं समझा था। यही सवाल है रमशा, यहाँ पर कुछ महीने पहले चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था, हुक्म दिया था बाकायदा तौर पर कि इस तालाब को दोबारा भरना आप फैक्ट्री मालिकान की जिम्मेदारी है, लेकिन वो कल फिर जाकर मुतमईन नहीं हुए। इसका मतलब है कि फैक्ट्रीज ने अब तक वो काम जिसका उन्हें कहा गया था वो पूरा नहीं किया। और अब दोबारा भरने वाली भी जो बात है, तो अगर हिंदू बरादरी की बात की जाए तो उनके यकीनन जो इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं वो उस तालाब के साथ हैं, तो वो तो नहीं पूरे हो सकेंगे। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे। पानी की किल्लत का जो मसला है वो कराची वालों के सब्र को भी हवा दे रहा है, क्योंकि शहर में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज मामूल बन चुके हैं। रोजाना की बुनियादों पर एहतजाज किए जाते हैं, लेकिन वाटर बोर्ड की जो मिली भगत है उससे टैंकर माफिया भी बेलगाम हो चुका है अब तक। जबकि शहरी टैंकर माफिया के हाथों महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। हमेशा का यही मसला चल रहा है। पहले रिपोर्ट देख लें फिर बात करेंगे। नहीं है पानी, मगर कार वॉश सेंटरों पर मीठे पानी की फरवानी, यही नजर आती है हर तरफ कराची वालों की परेशानी। कराची के 40 से 50% आबादी बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गई। वजूहात वाटर माफिया का राज, वाटर बोर्ड अमले की मिली भगत, गैर कानूनी कनेक्शन। कोरंगी के रिहायशी कहते हैं कि पानी को महीनों को तरस रहे हैं। बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी पीने के लिए पता नहीं कहाँ से पानी लाना पड़ता है। और बहुत से इतना परेशान हो के अपने घर में बोरिंग करवाइए तो वो खारा पानी पी रहे हैं, जिससे बीमारियां भी बढ़ रही हैं। कोरंगी हो या औरंगी, मंगोपीर हो या शेरशाह, हर जगह खुले हैं कार वॉश सेंटर जो अपने जुर्म की खुद ही दास्तां बयां करते नजर आ रहे हैं, मगर मानने को तैयार ही नहीं। हम मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं, बोरिंग का तो हमारे पास बोरिंग लगी हुई नहीं है। वैसे लाइन से आता, कभी लाइन में नहीं आता था, जब पीछे बंद हो जाता 4-4, 5-5 दिन नहीं आता। कराची समंदर के पास रहकर भी प्यासा है। शहरी कहते हैं हर हुकूमत ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फराहमी के दावे किए, मगर उनमें किसी एक भी हुकूमत का वादा पूरा न हो सका। शहर कराची में मीठे पानी की किल्लत पे वावेला तो बहुत किया जाता है, लेकिन अगर वाटर बोर्ड काम पानी की चोरी और जिया पर काबू पा लें तो पानी के बहरान पे काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन अब्दुल्ला बदर के साथ तनवीर मुनीर, पब्लिक न्यूज़, कराची। तो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट हमने देखी उसामा अतीकी, जिसमें वो बता रहे हैं कि पीने के लिए तो पानी है नहीं, लेकिन कार वॉश वाले मज़े से मीठा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पता नहीं सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, लेकिन बात ये भी है कि जो पानी की किल्लत है वो संगीन होती जा रही है, और पानी की किल्लत का सामना सिर्फ कराची वालों को नहीं करना पड़ा, बल्कि अतराफ़ में भी पानी की किल्लत जो है वो बढ़ती जा रही है। फ़रीद फ़ारूकी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। फ़रीद, ये बताइएगा, एक तो जो ज़्यादातर इलाके हैं उनमें पानी नहीं आ रहा, फिर टैंकर माफिया और ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं कार वॉश वाले, इनको कहाँ से मीठा पानी मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में जो पानी का जो बहरान है वो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। ख़ास तौर पे जो शहर के बेशतर इलाके हैं वहाँ पीने का पानी मौसर नहीं है, और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बिल्कुल पानी जो नहीं है मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुँचाने में हमें नाकाम नज़र आता है। ख़ास तौर पे वाटर बोर्ड का जो अमला है, ख़ास तौर पे जो लाइन मैन है, उनके हवाले से हमें शिकायत मौसूल हो रही है, अवामी शिकायत है कि वो अपना किरदार सही अदा नहीं कर रहे। ख़ास तौर पे जहाँ पानी मैसर करना चाहिए लाइनों से वहाँ नहीं हो रहा, बल्कि वहाँ मुकमुका करके मुख्तलिफ जो कमर्शल इलाके हैं वहाँ पानी बाकायदगी से फ़रोग़ किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है अवामी हलकों की जानिब से, और ख़ास तौर पे जो शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ शहरी रातों को जाग कर ये पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी मुशाहिदे में आया है, ख़ास तौर पे बड़ी बड़ी लंबी लाइनें जो हाइडेंट हैं वहाँ शहरियों की रात भर लगी रहती हैं वाटर टैंकर ख़रीदने के लिए। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर टैंकर है माफिया, उसकी साफ हमें यहाँ चांदी शहर में नज़र आती है। ख़ास तौर पे कोई नया मंसूबा जो है वाटर बोर्ड की और हुकूमत सिंध की जानिब से ताहाल मैसर नहीं है। लेकिन यहाँ मैं बताता चलूँ आपको कि तकरीबन 2007 में जो K4 का मंसूबा है उसका संग बुनियाद रखा गया था, और ख़ास तौर पे आज 11 साल के बाद भी ये K4 का जो मंसूबा है इसको मुकम्मल नहीं किया जा सका है,
और हुकूमत सिंध इस हवाले से वाज़े कोई ऐलान सामने नहीं आ रहा है। ताहम वाटर बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं, आला अफसरान हैं, वो बता रहे हैं कि फरीद, एक और केस में आपको याद होगा जिसमें सिंध वाटर कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट जमा कराई थी, सुप्रीम कोर्ट ने की तवज्जो भी इस मामले की जानिब मबजूल कराई गई थी और उन्होंने अहकामात भी जारी किए थे। तो इसका मतलब है कि फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए हैं, क्योंकि अब 6-7 महीने पुरानी बात है, अब तक फिर केस तो वैसे का वैसा ही है। जी बिल्कुल, इस हवाले से ख़ास तौर पर जो अदालती वाटर कमीशन जो बना हुआ है उसके हवाले से मुख्तलिफ जो है अहकामात जारी हुए हैं, लेकिन पानी का जो पीने का शहर में बहरान है वो अपनी जगह बरकरार है। इसमें किसी किस्म की सूरत हाल दुरुस्त हमें नज़र नहीं आ रही है। शहरी परेशान हमें नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे जो इस वक्त शहर को कम से कम 1150 MGD रोज़ाना की बुनियाद को और पानी की ज़रूरत है, और लेकिन शहर को 650 MGD पानी मैसर आ रहा है, और इसमें से आधा जो है वो लाइनों के रिसाव और टैंकर माफिया की नज़र हमें नज़र आता है। जी ठीक है, फरीद फारूकी हमें अपडेट कर रहे थे। पानी की सूरत हाल बहुत देरीना मसला हो चुका है कराची का, और जूं का तूं है इस पर खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में भी अगर बात की जाए तो उन्होंने भी अहकामात दिए थे यहाँ पर कि किसी तरह से इस मसले को हल किया जाए और सियासी मुदाखलत इसमें से खत्म होनी चाहिए, और हाइड्रेंट्स पर जो पानी बेचा जाता है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन उस बात को भी 6-7 माह गुजर चुके, सूरत हाल अब भी अगर वैसी है तो फिर अहकामात। अली रजा आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उनसे भी इस पर बात करते हैं। अली रजा आब्दी साहब, एक तो पानी का जो मसला है वो बढ़ता जा रहा है, और फिर ये भी कहा है कि वाटर बोर्ड की भी मिलीभगत है टैंकर माफिया के साथ, इसी वजह से शहरियों को पानी नहीं मिलता है। ये कब तक चलेगा मामला ऐसे ही? इशू ये है कि जो हमारे पास धाबेजी से पंपिंग होती है उसमें 1200 MGD पानी कराची की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन 600-650 MGD तक वहाँ के पंप्स उठाते हैं। अब उसके बाद जो पाइपलाइंस हैं और जो वॉल्व्स हैं वहाँ पे लीकेजेस की वजह से तकरीबन 400-450 तक MGD कराची पहुँचता है, और फिर वो भी आके जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में आके गिरता है, वहाँ पे भी जो पंप्स हैं वो आउटडेटेड हैं। फिर अगेन लीकेजेस, वॉल्व्स की लीकेजेस, ये सारी चीजें, इस पे मेंटेनेंस के पैसे तो निकाले जाते हैं वाटर बोर्ड की तरफ से, लेकिन बहुत कम लगाए जाते हैं। बिल्स में आप देख लेंगे तो बिल्स में जरूर मौजूद होंगे वो कि वो पंप रिपेयर हुआ, लेकिन वो पंप की वो सख्त नहीं रही कि वो टेल एंडर्स तक पुश कर सके पानी को। अब क्या होता है कि जब टेल एंडर्स तक पानी नहीं पहुंचता तो जाहिर है उसको फिल करने के लिए टैंकर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका बेसिस पे ये उसको एक तरह से लीगलाइज करते हैं कि टैंकर की डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसके असना में ये जरूर होता है कि बहुत सारी जगहों पे जैसे DHA में फॉर एग्जांपल पानी जा रहा होता है, वो इंडस्ट्रियल एरिया के थ्रू से जाता है कुरंगी के। अब कुरंगी ने अगर वहाँ पे वाटर बोर्ड के साथ मिली भगत के साथ वहाँ पे एक्स्ट्रा पानी अपनी फैक्ट्रीज की तरफ, इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ कर दिया तो फिर DHA में पानी नहीं आएगा। DHA अगर अपनी असर सूख इस्तेमाल करके पानी को ज्यादा अपनी तरफ करेगा तो फिर वहाँ पे पानी नहीं होगा इंडस्ट्रियल जोन में, जो कि फिर टैंकर्स पर जाएंगे। तो ये डिपार्टमेंट जब तक ये एक प्रॉपर मेयर के पास उसके अंडर नहीं आएगा और उसको पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये डिस्ट्रीब्यूशन का इशू रहेगा। कराची में ऐसी बात नहीं है कि पानी नहीं है, पानी है, लेकिन जो मशीनरी है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो नाकिस है, उसमें वो नाकारा भी है बहुत जगहों पे, उसमें रिप्लेसमेंट्स और फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि पहले 2010 तक ही तकरीबन जो मेन लाइन थी वो रिप्लेस की गई थी, लेकिन जो उसके साथ ब्रांच लाइन थी वो नहीं की गई थी। फिर वाटर बोर्ड के साथ मिलके इलाके के लोग अपने हाइड्रेंट्स वाला मामला कौन है, कौन इनके पीछे है? सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस ले चुका है, खबरों में हर रोज ये मामला आ रहा होता है, उसके बावजूद इस माफिया को नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस जरूर लेता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन तो लोकल की हुकूमत को ही जिम्मेदारी होती है। इसलिए तो पूछ रहे हैं कौन है इसके पीछे से? इतना पावरफुल ये एक माफिया है जिसको आज तक कंट्रोल नहीं किया जा सका। लेकिन मैंने बताया कि उसकी एक तरह से रीजनिंग होती है उसको एनेबल और एक्टिव रखने के लिए, जो टेल एंडर्स में पानी नहीं जाता तो वो एक जवाब पैदा किया जाता है कि हाइड्रेंट्स की और टैंकर्स की जरूरत होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए ही ज्यादातर बिक रहे होते हैं। वैसे वाटर बोर्ड ऑन अ डेली बेसिस तकरीबन हजारों की तादाद में टैंकर जो है इंडस्ट्रियल एरिया में भेजता है, लेकिन उसी में से फिर करप्शन भी होती है, वही फिर आपके बिक भी रहे होते हैं। तो ये इश्यूज हैं, और एक नहीं, इसमें बहुत सारे एक के
पीछे एक इश्यूज है, मैनेजमेंट की है, नियतों का फुकदान है और करप्शन की रीजन है, जिसकी वजह से ये पानी हमारे घरों तक सही तरह नहीं यकीनन मैनेजमेंट का फुकदान भी है, करप्शन की नजर हो गया सारा मामला। बहुत शुक्रिया। अली रज़ा आब्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पानी की जो किल्लत है वो बढ़ती जा रही है, जबकि जो माफियाज हैं वो बेलगाम हो चुके हैं अब तक कराची में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रेलवे खसारा केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और ख्वाजा साद रफीक बोले, मैं बेइज्जती कराने नहीं आता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको गुस्सा आखिर किस बात का है, अपना गुरूर आप घर छोड़कर आया करें और जो बात आपसे पूछी जाए सिर्फ उसी का जवाब दिया करें। साद रफीक ने कहा, मैं शाबाश लेने आता हूं और यहां पर डांट पड़ जाती है। मेरा इलेक्शन है, जवाब जमा कराने के लिए 1 माह का वक्त भी दे दिया जाए। जिसकी सरबराही में रेलवे खसारा केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खसारे की रिपोर्ट आ गई, जिसके बाद ये केस नैब का बनता है। अदालत ने साद रफीक को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया तो साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मेरा इलेक्शन है, 1000 सफात की ऑडिट रिपोर्ट पर कैसे जवाब जमा कराऊं? मैं कोई अकाउंट्स अफसर नहीं, 1 माह की मोहलत दी जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आपको गुस्सा किस बात का है, आप अपना गरूर घर छोड़कर आया करें। साद रफीक ने कहा, मैं यहाँ बेइज्जती कराने नहीं आया। जिस पर जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि आपकी कोई बेइज्जती नहीं कर रहा। ख्वाजा साद रफीक बोले, जज का कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। जिस पर जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि अपना रवैया दुरुस्त करें, गुस्सा किस बात का है आपको? चीफ जस्टिस ने कहा कि आप घर से सोच कर आए थे कि अदालत की बेहतरामी करनी है। जिस पर साद रफीक ने कहा, अल्लाह गवाह है, मैं अदलिया की बेहतरामी के मुतालिक सोच भी नहीं सकता। अदालत ने हुक्म दिया, आप वकील करें और किसी कंसल्टेंट से मशवरा करके जवाब दें। साबिक वजीर रेलवे ने कहा, मैं शाबाश लेने आता हूँ लेकिन मुझे डांट दिया जाता है। जिस पर जस्टिस जाकिर हसन ने कहा, आप जवाब जमा करें, फिर देखते हैं शाबाश मिलती है या नहीं। और अब आपको बताएं कि बच्चों को बिजली की तारों से करंट लगने का एक और वाकया सामने आया है। कराची के बाद बलूचिस्तान के इलाके में भी करंट लगने से बच्चे का एक बाजू ज़ाया हो गया है और इस वक्त बच्चा अस्पताल में मौजूद है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल के बर्न सेंटर में दाखिल कर दिया गया है इस बच्चे को। इससे पहले इसी तरह का एक वाकया पेश आया था कराची में, जहां पर इलेक्ट्रिक को जिम्मेदार करार दिया गया था और वो केस भी इस वक्त इन हियरिंग है। और अभी ये दूसरा वाकया पेश आया है जहाँ पर बलूचिस्तान में क्या हाल है इस बच्चे का, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, कराची में करंट लगने के वाक़यात में 2 बच्चों के जिस तरह बाजू ज़ाया हुए हैं, इस तरह का एक और वाक़या सामने आ गया है। कोयटा से ये लोग आए हैं, बलूचिस्तान से। ये कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की उसकी जो तारें हैं उससे बच्चा ये टकरा गया था, इसका हाथ लग गया था और इसको ये इस्लामाबाद पिम्स हॉस्पिटल में ये लेके आए। अभी हम पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ये 8 साल का बच्चा है फैज़ मोहम्मद, जिसका एक बाजू करंट लगने से कट गया है। अभी इस बच्चे के बाप मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और कब पेश आया। जी मुझे आप बताइएगा कि ये वाक़या कब पेश आया और ये किस तरह ये बच्चा इसको करंट लगा और ये इसका बाजू कटा है। जुम्मे का दिन था, 31 तारीख था और 3 बजे का टाइम था। ये बच्चे खेल रहे थे और तारे 11 kV के नीचे थे, 4-5 फुट पर था। जब खेल रहे थे इसका हाथ लग गया, उसे करंट लग गया, वो इसको हॉस्पिटल ले गया। इसके बाद SHO को बताया, भाई इतलाई रिपोर्ट दे दिया। SHO जब उधर गेरेड में रहता है वो कैसे उसका IFR कर सकता है। इंतहाई नीचे जो 11,000 वोल्टेज की तारें हैं वो इंतहाई नीचे थी, जिसकी वजह से इस बच्चे का बाजू ज़ाया हो गया और ये बच्चा पूरी उम्र के लिए माजूर हो गया है। और इनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस। ठीक है राजा उस्मान ताहिर, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पब्लिक न्यूज़ रूम से अब तक लेते रही, मुझे और अकबर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।